अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक पुरस्कार कब्रिस्तान की स्टोरी लेकर आया हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम अरशद है। ये वाक़या आज से 15 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हुआ यूं, मेरा एक छोटा भाई था जिसकी 15 साल पहले मौत हो गई थी। मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। मैं रोज़ शाम में इसकी कब्र पर जाता और कुछ देर इसकी कब्र के पास बैठता। एक शाम मैं इसी तरह अपने भाई की कब्र के पास बैठा, उसकी यादों में खोया हुआ था। मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि वहाँ बैठे बैठे मुझे रात हो गई। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि वक्त ज़्यादा हो गया है और अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, अचानक से मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अरशद, अरशद। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे दूर एक शख्स दिखा जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। जब मैं इसके पास गया तो वो शख्स अचानक से बड़ा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो काफ़ी बड़ा हो गया, जिसे देखने के बाद मेरा बुरा हाल हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और वहाँ से भागता हुआ अपने घर पहुँचा। आज भी मैं इस मंज़र को सोचता हूँ तो मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। अगर आपको मेरी ये पुरस्कार कब्रिस्तान की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। दोस्तों, आपने पुरस्कार और खौफनाक स्टोरी के बारे में तो सुना होगा। इसी से रिलेटेड एक खौफनाक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाकया 5 साल पहले राहिल नाम के लड़के के साथ पेश आया। जब मैं मैट्रिक क्लास में था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हमारा स्कूल पुरस्कार वाक़यात की वजह से काफ़ी मशहूर था। ख़ासकर हमारे स्कूल में जो साइंस लैब थी, इसमें होने वाले अजीब वाक़यात, कभी लैब में रखे केमिकल में खुद ब खुद आग लग जाती, कभी लैब में रखी कुर्सियाँ अचानक टूट जाती। एक दिन इन सारी चीज़ों से तंग आकर हमारे हेडमास्टर ने साइंस लैब को ताला लगाकर बंद कर दिया। मैं बचपन से काफ़ी शरारती था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने साइंस लैब में जाने का प्लान बनाया। जब स्कूल का ब्रेक हुआ तो हम दोनों ने खामोशी से लैब का ताला तोड़ा और लैब के अंदर घुस गए। हमने वहाँ लाइट का बटन ऑन किया, पर शायद वो ख़राब था। तभी हमारी नज़र लैब के कोने पर पड़ी और वहाँ जो हमने देखा उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। एक काला साया अपनी लाल आंखों से हमें घूर रहा था। उसे देखकर हम बहुत घबरा गए और वहां से भागने लगे, पर हम भाग ना सके। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर जाम हो गए हैं।
वो साया धीरे धीरे हमारे करीब आने लगा। हम दोनों के पसीने छूट रहे थे और फिर हम वहीं बेहोश हो गए। जब हमने आँख खोली तो हम अपने घरों पर थे। हमारे हाथ और पाँव पर खरोंचों के निशानात थे। मेरी वालिदा ने बताया, तुम 4 दिन से बेहोश पड़े थे। तुम्हें स्कूल वाले साइंस लैब से निकाल कर लाए थे। आज भी मैं इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक खौफनाक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी एक खौफनाक सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये वाक़या आज से 10 साल पहले हमारी सोसाइटी में पेश आया। हुआ यूँ, हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में 5 अफराद थे, 2 मियाँ बीवी, 1 बच्ची और 1 उनकी दादी। इस फैमिली को हमारे सामने शिफ्ट हुए 3 महीने हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन अचानक उनकी बीवी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जब हमने उनकी डेड बॉडी देखी तो वो बहुत बुरी हालत में थी। उनकी ज़बान मुंह से बाहर तक थी, जिसे देखकर सबको खौफ आ रहा था। उनकी मौत के बाद हमारी सोसाइटी में एक अजीब व गरीब खौफ का सिलसिला शुरू हो गया। रात होते ही हमारी छत पर कोई औरत पायल पहनकर चलती। वो एक घर से दूसरे घर की छत पर छलांग लगाती और घूमती। तरह तरह की खौफनाक आवाज़ में रोती, जिससे पूरी सोसाइटी में खौफ फैला हुआ था। इन सब वाक़यात से तंग आकर हमारी सोसाइटी के लोग एक पंडित को लेकर आए कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के मामला चल रहे हैं। पंडित जी ने बताया, जिस मकान में इस औरत ने आत्महत्या की थी, मुझे उस मकान में ले चलो। जब पंडित जी उस मकान में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इस औरत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके पति ने उसकी हत्या की है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस सोसाइटी में भटक रही है। जब तक उसके पति को उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी आत्मा इस सोसाइटी में भटकती रहेगी। इस वाक़ये के बाद सोसाइटी वालों ने उसके पति को, जो कहीं छुपा बैठा था, उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करवाया और उसे सज़ाए मौत दी गई। अगर आपको मेरी ये खौफनाक सोसाइटी की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड विलेज की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है। ये वाक़या आज से 50 साल पहले मेरी आंटी के साथ पेश आया। हुआ यूँ, मेरी आंटी की शादी
एक गांव में हुई थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि वहाँ किसी चुड़ैल का बसेरा है। वो चुड़ैल ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी वो इस गांव में घूमती है। आंटी गांव वालों की इन बातों पे यकीन नहीं रखती थी। मेरे अंकल गांव से थोड़ा दूर काम किया करते थे, इसीलिए अंकल सुबह में खाना पकाने का सामान आंटी को देकर जाते। बकरा ईद के दिन चल रहे थे। अंकल ने बकरे की कुर्बानी की थी। वो घर में बकरे का गोश्त लेकर आए, आंटी को गोश्त दिया और किसी काम से बाहर चले गए। आंटी का बहुत बड़ा घर था। वो वहाँ अकेली रहती थी। दोपहर के 12 बजे थे, तभी आंटी का गेट बाहर से कोई ज़ोर से बजाने लगा और साथ ही किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। आंटी ने गेट खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और काले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। आंटी ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो औरत कहने लगी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आंटी ने कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना तैयार हो जाए तो लाती हूँ। इस औरत ने कहा, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस जो तुम्हारे घर में जो कच्चा गोश्त रखा है वो दे दो। आंटी को इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि इसे कैसे पता कि घर में गोश्त रखा है। खैर, आंटी ने उसे गोश्त दे दिया। जैसे ही उसने गोश्त अपने हाथ में लिया, वो तेज़ी से दौड़ती हुई एक जंगल की तरफ चली गई। दूसरे दिन फिर इसी तरह वो औरत 12 बजे के टाइम आ गई और गेट बजाने लगी। फिर आंटी ने गेट खोला तो वही औरत खड़ी थी और गोश्त मांग रही थी। इसके बाद जब भी आंटी के घर गोश्त आता, वो औरत घर पे आ जाती। एक दिन आंटी ने सोचा कि आज जब ये औरत आएगी तो पता लगाऊंगी कि ये इस कच्चे गोश्त का करती क्या है। जब 12 बजे वो औरत आंटी के घर आ गई। आंटी ने उसे गोश्त दिया। वो औरत गोश्त लेकर तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगी। आंटी भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। काफ़ी अंदर जाने के बाद वो औरत एक खेमे की तरफ रुकी और वहाँ जो आंटी ने मंजर देखा, उसे देखकर आंटी की हालत ख़राब हो गई। उस औरत ने जब अपना दुपट्टा हटाया तो वो बहुत भयानक शक्ल की औरत थी। उसके 4 बच्चे थे जिनका मुंह जानवर जैसा और धड़ इंसानों जैसा था। वो इस गोश्त को नोचते हुए खा रहे थे। इस मंज़र को देखने के बाद आंटी तेज़ी से घर पर आ गईं। उन्होंने सारा वाक़या अंकल को बताया। इस वाक़े के बाद वो चुड़ैल आंटी को हर जगह नज़र आने लगी, जिससे आंटी काफ़ी खौफज़दा रहने लगी। अंकल ने जब आंटी की ये हालत देखी तो वो आंटी को एक आलिम दीन के पास लेकर गए। आलिम साहब ने आंटी को बताया, तुमने इस चुड़ैल को इसके असल रूप में देख लिया है, इसीलिए अब वो तुम्हें डरा रही है। इसके बाद आलिम साहब ने आंटी पर दम किया और अंकल से कहा, आप एक बकरा अपने सहन में ज़िबा करके उसे अपने घर के बाहर डाल दें। अंकल ने ऐसे ही किया। कुछ ही देर बाद वो बकरा घर के बाहर से गायब हो गया। इस दिन के बाद
आंटी की तबीयत बेहतर हो गई और उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड विलेज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड पोल्ट्री फार्म की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सलमान है। मेरा एक पोल्ट्री फार्म था। ये वाकया 2008 में मेरे साथ पेश आया। मैं मुख्तलिफ दुकानों पे मुर्गी सप्लाई किया करता। मैं देर रात तक लोगों को मुर्गी सप्लाई करता। मेरी एक आदत थी कि मेरे फार्म में जो भी मुर्गी बीमार या मरी हुई होती मैं उसे भी अपने ट्रक में डाल देता और वापसी में अक्सर मेरा गुजर एक सुनसान रोड से होता। मैं इन बीमार और मरी हुई मुर्गियों को वहां डाल देता। एक रात जब मैंने इस रोड पे अपना ट्रक रोका, मैंने अपने ट्रक से 2 बीमार मुर्गियां निकाली तो अचानक वो मुर्गियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। मैंने सोचा अभी तो ये मुर्गियां बिल्कुल बेजान पड़ी थीं, अचानक इन्हें क्या हो गया है। कि अचानक मुझे इस रोड के साइड पे जो झाड़ियां बनी थी वहां से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। मैं इस झाड़ी की तरफ ही देख रहा था, तभी वहां झाड़ियों में एक औरत नजर आई। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं इन मुर्गियों को साइड पे डालने ही वाला था कि उस औरत ने मुझे गर्दन के इशारे से मना कर दिया कि मैं उसे ज़मीन पे ना डालूं। इसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ किए और हाथ के इशारे से कहने लगी कि ये मुझे दे दो। मैंने इस औरत को आवाज़ देकर कहा, मैं ये मुर्गी तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, इसे पकड़ लो और अभी जाना नहीं, मेरे पास 2 और मुर्गियाँ हैं। मैंने ज़ोर से एक मुर्गी उसकी तरफ उछाल कर फेंकी। वो मुर्गी बजाय उस औरत के पास गिरने के हवा में तेज़ी से अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करने लगी। वो औरत इतनी तेज़ी से हवा में उड़ी और इस मुर्गी को पकड़कर ज़मीन पर आ गई। ये मंजर देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और दूसरी मुर्गी जो मेरे हाथ में ही थी उसे वहीं छोड़कर ट्रक में बैठा और वहाँ से निकल गया। मेरे घर के पास एक बाबा का मज़ार था। वहाँ के खादिम से मैंने ये सारे वाक़या का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो एक चुड़ैल है जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए इन मुर्गियों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने खादिम साहब से कहा मैं आज के बाद वहाँ मुर्गी नहीं डालूँगा, जिस पर खादिम साहब ने मुझे डांटा और कहा तुम अब रोज़ वहाँ मुर्गी डालना, क्योंकि तुम्हारे वहाँ मुर्गी डालने से अगर इन जिन्नातों का पेट भरता है तो ये अच्छी बात है। अगली रात मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और इसी सुनसान रोड पर अपना ट्रक रोक दिया और फिर मैंने ट्रक से कुछ मरी हुई मुर्गी निकाली और हाथ में लेकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त ने कहा तुम मुर्गी हाथ में लेकर क्यों खड़े हुए हो, साइड पे डालो और आ जाओ। मैंने कहा ठहरो, अभी इन मुर्गियों को कोई लेने आने वाला है। इससे पहले मेरा दोस्त ये पूछता कि कौन लेने आने वाला है, इतने में वो औरत झाड़ियों में से निकलती हुई आ गई। मेरे दोनों हाथों में 2 मरी हुई मुर्गियां थीं। मैंने अपने हाथ इस औरत की तरफ किए। उस औरत ने वहीं खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को इतना लंबा किया और मेरे हाथ से मुर्गी लेकर वापस पीछे कर लिए। ये मंजर देखकर मेरा दोस्त जो ट्रक में बैठा था वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने कहा मैंने आज से पहले ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। मैंने ये सारी बात खादिम साहब को बताई तो उन्होंने कहा तुम उस चुड़ैल के वहाँ आने का इंतज़ार मत किया करो, साइड पे मुर्गी डालकर निकल जाया करो। इस वाक़ये के बाद
मैं इस रोड के साइड पे मुर्गी डाल दिया करता। इस बात को 1.5 साल गुजर गया। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इतना टाइम गुजर गया है कि अब भी वो चुड़ैल वहाँ आती है। एक रात में कुछ मरी हुई मुर्गियाँ लेकर इस रोड पे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मुझे झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं उन झाड़ियों की तरफ ही देख रहा था कि तभी वहाँ से एक बहुत भयानक शक्ल का एक जिन बाहर आया, जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने खामोशी से वो मुर्गियाँ एक साइड पर रखीं और ट्रक में बैठकर निकल गया। मैंने ये बात खादिम साहब को बताई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने वो मुर्गियाँ साइड पर रख दी। अगर तुम उसे वो फेंक कर देते तो शायद इस जिन को गुस्सा आ जाता तो वो तुम्हें उसी वक्त जान से मार देता। इस वाक़ये के बाद मैंने दूसरे शहर में अपना कारोबार शुरू कर दिया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड पोल्ट्री फार्म की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया एक हॉन्टेड लाइब्रेरी में पेश आया। लेकिन इससे पहले मैं इस वाकये को आपसे शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स है। ये वाकया आज से 10 साल पहले अमेरिका में मेरे साथ पेश आया। हुआ यूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। ख़ासकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। एक दिन इसी तरह मैं एक लाइब्रेरी में गया। ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी बनी हुई थी और यहाँ पर काफ़ी तादाद में किताबें मौजूद थीं। ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी बनी हुई थी। एक दिन मैं बैठा हुआ अपनी किताबें पढ़ रहा था, तभी अचानक एक शेल्फ से कुछ किताबें नीचे गिरीं। मैं इन किताबों को उठाकर शेल्फ में रख रहा था, तभी मुझे शेल्फ के दूसरी तरफ एक बहुत भयानक शक्ल की औरत दिखी, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे चीखते ही वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मेरे पीछे एक लड़की आई और कहने लगी, आप ठीक हो? मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ। इसके बाद मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम ऐना है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलेक्स है। इसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और हम एक साथ बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगे। एक दिन अचानक ऐना ने लाइब्रेरी आना छोड़ दिया। मैंने पूरी लाइब्रेरी में उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर मैं रिसेप्शन पे गया और वहाँ बैठे लड़के से मैंने कहा, क्या मुझे ऐना का एड्रेस मिल सकता है? उस लड़के ने कहा, कौन ऐना? यहाँ तो कोई ऐना नाम की लड़की नहीं है। मैंने कहा, वही लड़की जो मेरे साथ होती थी। इस लड़के ने कहा, पर मैंने आपको किसी लड़की के साथ कभी नहीं देखा। मुझे इसकी बात पर बड़ी हैरत हुई। इतने में मुझे ऐना की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहाँ पहली बार मैं ऐना से मिला था। ऐना का मुंह दीवार की तरफ था। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो ऐना मेरी तरफ पलटी तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। ऐना वही भयानक औरत थी जिसे मैंने पहले देखा था। इसके बाद मैं वहाँ से भागकर अपने घर आ गया और फिर कभी मैं इस हॉन्टेड लाइब्रेरी में नहीं गया। तो मेरी ये हॉन्टेड लाइब्रेरी की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस स्टोरी को आपसे शेयर करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है। यह वाक़या कुछ टाइम पहले हमारे पड़ोस में पेश आया। हमारे पड़ोस में एक ऐसा घर था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। एक दिन इस घर में मेरे दोस्त दानियाल की फैमिली रहने के लिए आ गई। दानियाल की फैमिली में इसकी बीवी और 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दानियाल की फैमिली को इस घर में रहते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। इसके घर के सहन में एक दरख्त था जो काफ़ी बड़ा था। इस दरख्त के पत्ते रोज़ इनके घर में गिरते, जिससे दानियाल की बीवी साफ कर कर के तंग आ गई। एक दिन दानियाल की बीवी ने कहा, मैं इस दरख्त के पत्तों से तंग आ गई हूँ, आप ऐसा करें, इस दरख्त को काट दें। दानियाल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सुबह इस दरख्त को काट दूँगा। सुबह होते ही दानियाल आरी लेकर आया और इस दरख्त की शाखों को काटने लगा। अभी इसने दरख्त की शाख पर आरी चलाई ही थी कि अचानक इस दरख्त में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिसे सुनकर दानियाल और उसकी बीवी घबरा गए। दानियाल ने जिस तरफ से इस दरख्त की शाख को काटा था, उस तरफ से दरख्त में से खून टपक रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक दानियाल के दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही दानियाल अपने बच्चों के रूम में गया तो देखकर हैरान रह गया। इसकी बेटी दीवार के पास खड़ी रो रही है और इसका बेटा हवा में उठा हुआ है। अभी दानियाल इसके करीब ही बढ़ रहा था कि अचानक दानियाल का बेटा ज़मीन पे गिरा और गिरते ही मर गया। दानियाल और इसकी बीवी ने चीखते हुए अपने बच्चे को उठाया। इतने में इनके कमरे में एक बहुत भयानक शक्ल की चुड़ैल नमूदार हुई और बोली, तुमने आरी से मेरे बच्चे का हाथ काटा है जो दरख्त पे बैठा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। इस वाक़ये के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और जब से वो घर बंद पड़ा है। अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड हाउस की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये खौफनाक वाक़या शरियार नाम के एक लड़के के साथ उसके कॉलेज में पेश आया था। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाक़या आज से 2 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हमारे कॉलेज में एक क्लासरूम ऐसा था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, जिसकी वजह ये थी कि वहाँ एक लड़के ने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी की थी। इसके मरने के बाद वहाँ कुछ अजीब वाक़यात होने लगे, जिसकी वजह से इस रूम को बंद कर दिया गया। मैं इन सब बातों पर ख़ास तवज्जो नहीं देता था। एक दिन जब मैं
इस रूम के बराबर वाली क्लास में अकेला बैठा था, तब मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे बराबर वाले रूम से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं उठा और इस रूम की तरफ बढ़ा तो देखकर हैरान रह गया, इस रूम का ताला खुला हुआ था। मैंने रूम के अंदर झांका तो मैंने देखा इस रूम में खिड़की के पास एक लड़का खड़ा हुआ था और मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अंदर गया और मैंने इससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया और मुझसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? मुझे बड़ा अजीब लगा, फिर भी मैंने हाँ कर दिया। इससे मुझसे कहा, सामने टेबल पर एक कागज़ और पेंसिल पड़ी है, उसे उठा कर लाओ। मैं वहाँ टेबल की तरफ गया और पेंसिल और कागज़ उठाने लगा। तभी इस टेबल के साथ जो शीशा लगा था उस पर मेरी नज़र पड़ी। इसमें मैंने देखा एक लड़के की लाश पंखे से लटक रही है, जिसका मुंह मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। जब इसका मुंह मेरी तरफ घूमा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये वही लड़का था जो अभी खिड़की के पास खड़ा हुआ था। मैं जल्दी से इस रूम से बाहर भागा और अपने दोस्तों को सारा किस्सा सुनाया। मेरे दोस्तों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो रूम तो कब से बंद पड़ा है। मेरे काफ़ी इसरार करने पर वो मेरे साथ इस रूम को देखना आए, पर वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। इस रूम के बाहर ताला लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये रूम खुला नहीं है। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। जो खौफनाक वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह खौफनाक वाकया बासिक और उसके दो दोस्तों के साथ पेश आया। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ यूँ, वासिक और उसके दो दोस्त शामिर और अदनान शहर से बाहर कार में सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे कि वापसी में इनको काफ़ी देर हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। तभी वासिक को रास्ते में एक होटल नज़र आया। वासिक ने कहा, हम आज रात इसी होटल में रुक जाते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है और बारिश भी हो रही है, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी कार रोक दी। वो तीनों होटल के अंदर गए। रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी। अदनान ने होटल के रूम के पैसे अदा किए और रूम की चाबी ले ली। वो तीनों होटल के रूम में चले गए। वो तीनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए बेड पर लेटते ही सो गए। रात के 4 बजे थे। तभी शामिर को ये महसूस हुआ कि रूम के बाहर कोई लड़की रो रही है। शामिर ने अपने दोनों दोस्तों को उठाया कि बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो तीनों उठे, रूम के बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। फिर वो तीनों रिसेप्शन की तरफ गए और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर अदनान की चीख निकल गई। एक शख्स बड़ी बेरहमी से रिसेप्शन पे बैठी लड़की का कत्ल कर रहा था। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागे, अपनी कार में बैठे और पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या? वो होटल तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हम इस स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है। ये वाकया 1993 में मैं और मेरे दोस्त फराज के साथ पेश आया। हम दोनों स्टेट एजेंसी का काम किया करते थे। एक दिन मैं और फराज किसी काम से बाइक पे जा रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। हम जिस रोड पे थे वो रोड काफ़ी सुनसान था। हम दोनों पैदल बाइक को चलाते आगे चलने लगे। काफ़ी आगे जाने के बाद हमें एक पंक्चर वाला मिला। हमने उसके पास अपनी बाइक खड़ी की और वो आदमी पंक्चर लगाने लगा। तभी फराज की नज़र पंक्चर वाले के पीछे बनी बिल्डिंग पर पड़ी, जो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आबाद नहीं है। फराज ने पंक्चर वाले से पूछा, भाई ये बिल्डिंग किसकी है और यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? पंक्चर वाले ने कहा, साहब ये बिल्डिंग शहजाद नाम के आदमी की है। इसने इसे बेचने के लिए बनाई थी, पर इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जिस पर मैंने कहा, इतनी अच्छी बिल्डिंग खरीदने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं है? उस आदमी ने कहा, साहब कहते हैं इस बिल्डिंग में जिन्नात रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है। फराज ने कहा, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, हम खरीदेंगे ये बिल्डिंग। इतनी देर में पंक्चर वाला पंक्चर लगा चुका था। हम दोनों बाइक पर बैठे और अपने काम की तरफ निकल गए। रास्ते में फराज ने कहा, मैं इस बिल्डिंग के मालिक से मिलता हूँ और 1-2 दिन में इस बिल्डिंग का सौदा करता हूँ। 2 दिन बाद फराज इस बिल्डिंग के मालिक शहजाद से मिला और बिल्डिंग के बारे में इससे मालूमात लेने लगा। पर शहजाद ने कहा, मेरी बिल्डिंग में कोई भूत वगैरह नहीं है, बस ऐसी अफवाह हैं। फराज ने कहा, अच्छा चलें, मैं आपकी बिल्डिंग अंदर से देखना चाहता हूँ। जिस पर शहजाद ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, आप बिल्डिंग की चाबी ले लो और बिल्डिंग देख आओ। फराज ने कहा, अच्छा ठीक है। फराज अपनी बाइक पर बैठा और इस बिल्डिंग के पास पहुंचा। दोपहर के 3 बजे थे। फराज ने बिल्डिंग का ताला खोला और अंदर चला गया। काफ़ी टाइम हो गया पर फराज बिल्डिंग से बाहर नहीं आया। फराज की फैमिली के लोग उसे तलाश करने लगे और फिर मेरे पास पहुंचे कि फराज अब तक घर नहीं आया। मैंने कहा, फराज तो इस बिल्डिंग के मालिक शहजाद के साथ इस बिल्डिंग में जाने वाला था, मैं उससे मिलकर आता हूँ, शायद वो वहीं हो। मैं शहजाद के पास पहुंचा और उससे फराज के बारे में पूछा। शहजाद ने कहा, हाँ फराज यहाँ आया था, पर वो इस बिल्डिंग को देखने गया है। मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। चलो चल के वहाँ देखते हैं। हम दोनों बिल्डिंग में पहुँचे। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद 4th फ्लोर के कमरे की खिड़की के पास हमें फराज मिला। मैंने उसे आवाज़ दी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ोर से उसे हिलाया तो वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि उसे वहाँ खड़े काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। हम तीनों बिल्डिंग से बाहर आए और अपने अपने घर चले गए। जब सुबह हुई तो फराज अपने घर से फिर गायब था। इसके घर वालों ने मुझे बताया कि फराज अचानक घर से गायब हो गया है। तब मुझे कल का वाकया याद आया कि कहीं दोबारा फराज उस बिल्डिंग में तो नहीं चला गया। मैं जल्दी से शहजाद के पास पहुंचा और उसे अपने साथ लेकर बिल्डिंग में पहुंचा तो फराज हमें
उसी फोर्थ फ्लोर पर बेहोश मिला। मैंने उसे उठाया और उसे उसके घर ले आया, पर जब फराज होश में आया तो वो फराज नहीं, कोई और ही मखलूक लग रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं और वो अजीबोगरीब आवाज़ में बोल रहा था। जब वो बोलता तो ऐसा लगता जैसे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हों। हमने एक आलिम साहब से रब्ता किया और उन्हें अपने घर बुलाया। आलिम साहब ने जब फराज को देखा तो उन्होंने बताया कि फराज के जिस्म में काफ़ी सारे जिन्नातों ने कब्जा कर लिया है, जिसके लिए मुझे काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे 3 दिन का वक्त लग जाएगा। साथ ही आलिम साहब ने कहा कि मुझे एक रस्सी लाकर दो। इसके बाद उन्होंने रस्सी पर कुछ पढ़ा और फराज को रस्सी से बांध दिया और कहने लगे कोई भी इसके करीब नहीं जाएगा, ये आप सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद आलिम साहब वहाँ से चले गए। मैं उठा और शहजाद के पास पहुंचा और उससे पूछा कि ये सब क्या माजरा है। शहजाद ने बताया, जिस जगह ये बिल्डिंग है पहले यहाँ मेरा हॉस्पिटल हुआ करता था। एक दिन हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज आया जो काला जादू किया करता था। जब उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया तो पूरे हॉस्पिटल में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। जो मरीज़ ठीक होने वाले थे उनकी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी और काफ़ी मरीज़ों की तो मौत भी हो गई। इसी के साथ साथ रात में हॉस्पिटल में जो बल्ब या ट्यूबलाइट जल रहे होते वो अचानक फट जाते। इन सब वाक़यात की वजह से मेरा हॉस्पिटल काफ़ी बदनाम हो गया था और अब इसकी वजह से हॉस्पिटल में कोई मरीज़ या डॉक्टर नहीं आया करते। इसकी वजह शायद ये थी कि मेरे हॉस्पिटल में जो काला जादू करने वाला मरीज़ आया था उसने कई जिन भूत अपने कब्ज़े में किए हुए थे। जब वो कमज़ोर हो गया तो वो जिन्नात इसकी कैद से बाहर आ गए और उन्होंने सबसे पहले इस काले जादू करने वाले मरीज़ को मारा और फिर इसी हॉस्पिटल में अपना बसेरा कर लिया। इसीलिए मैंने इस हॉस्पिटल को तुड़वा दिया और यहाँ ये बिल्डिंग बनवा दी। पर इसके बावजूद उन जिन्नातों ने इस जगह को नहीं छोड़ा। ये सब सुनने के बाद मैं शहजाद के पास से वापस फराज के घर पहुंचा और 3 दिन वहीं उसके पास रहा। तीसरे दिन आलिम साहब आ गए। उन्होंने एक पानी पर दम करके फराज पर फेंका, जिस पर फराज ने एक भयानक आवाज में कहा, हमें छोड़ दे वरना हम सबको मार देंगे। आलिम साहब ने कहा, तुम फराज के जिस्म को छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम सबको जला दूंगा। जिस पर फराज के अंदर जिन्नातों ने जोर से कहका लगाया, हा हा हा, तुम्हें जो करना है कर लो, हम इसका जिस्म अब नहीं छोड़ेंगे। आलिम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद आलिम साहब ने कुछ पढ़ा और फराज पर फूंक मारी। इसके बाद उन जिन्नातों ने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो। पर आलिम साहब अपनी पढ़ाई करते रहे और फिर आलिम साहब ने फराज के ऊपर एक और फूंक मारी, जिसके बाद फराज ने एक जोरदार चीख मारी और वो बेहोश हो गया। आलिम साहब ने कहा, अब फराज बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने उन जिन्नातों को जलाकर ख़त्म कर दिया है। इस वाक़ये के बाद फराज बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड फार्म हाउस की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जहाँ पर कुछ मजदूर काम करने गए थे और उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया।
लेकिन इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़े। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाकया 2011 में इंडिया के एक शहर में रमेश नाम के आदमी के साथ पेश आया। रमेश एक बहुत ही मेहनती आदमी था। इसकी एक ख्वाहिश थी कि जॉब से रिटायर होने के बाद किसी अच्छी जगह पर अपना एक फार्म हाउस खरीदूं और अपनी फैमिली के साथ वहीं रहूं। रमेश का एक दोस्त था जो प्रॉपर्टी का काम किया करता था। एक दिन इसने रमेश को बताया कि एक फार्म हाउस मिल रहा है जो हमारे बजट के हिसाब से भी है। अगले दिन रमेश फार्म हाउस के मालिक से मिला और पूछा, आप अपना फार्म हाउस इतने कम रेट में क्यों सेल कर रहे हैं? तो फार्म हाउस के मालिक ने जवाब दिया, असल में मैं मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए कम रेट में यह फार्म हाउस बेच कर जा रहा हूँ। जिस पर रमेश ने कहा, कल मैं आपको इस फार्म हाउस की फुल पेमेंट करता हूँ। अगले दिन रमेश ने ये फार्म हाउस ख़रीद लिया। इस फार्म हाउस में मरम्मत का कुछ काम बाकी था, जिसके लिए रमेश ने अपने दोस्त विक्रम से कहा कि मुझे कुछ मज़दूर चाहिए फार्म हाउस की मरम्मत के लिए। अगले दिन विक्रम 6 मज़दूर लेकर फार्म हाउस पर आ गया। रमेश इन मज़दूरों को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया और काम समझाने लगा। अभी रमेश इन मज़दूरों से बात कर ही रहा था कि अचानक इनमें से एक मज़दूर ने फार्म हाउस के अंदर ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो वहाँ से भाग गया। रमेश और बाकी के लोग ये सोचकर परेशान थे कि अचानक इसे क्या हुआ। खैर, रमेश ने बाकी मज़दूरों से कहा, आप लोग अपना काम शुरू करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मज़दूरों ने काम शुरू ही किया था कि अचानक फार्म हाउस के दरवाजे खोलना और बंद होना शुरू हो गए। सारे मज़दूर काफ़ी खौफज़दा हो गए और वहाँ से भाग गए। जब रमेश और विक्रम फार्म हाउस पर पहुँचे तो देखा फार्म हाउस पर एक भी मज़दूर नहीं है। रमेश ने फार्म हाउस के बाहर बैठे चौकीदार से पूछा कि फार्म हाउस के मज़दूर कहाँ गए। चौकीदार ने बताया, साहब वो सब डर से भाग गए। इस फार्म हाउस पर कोई भी ज़्यादा देर नहीं टिकता। मैं काफ़ी अरसे से इस फार्म हाउस की चौकीदारी कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। रमेश ने कहा, ऐसी क्या बात है इस फार्म हाउस के अंदर? चौकीदार ने बताया, साहब इस फार्म हाउस का जो सबसे पहला मालिक था वो अपनी फैमिली के साथ इस फार्म हाउस पर अपनी छुट्टियां गुजारने आता था। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया। उसका अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। अगली सुबह वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। मैंने पूछा, साहब बेगम साहिबा और बच्चे कहाँ हैं? तो उसने कहा, वो रात को ही चले गए थे, मुझे कुछ काम था इसलिए अब जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद उसने ये फार्म हाउस बेच दिया। जिस मालिक ने ये फार्म हाउस ख़रीदा, उसने जब गार्डन की खुदाई करवाई तो वहाँ से इस आदमी की बीवी और बच्चों की लाश मिली। जब तक पुलिस ने उसकी तलाश की तब तक वो मुल्क छोड़ के जा चुका था। तब से इस फार्म हाउस पर अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। रात ठीक 2 बजे इस पूरे फार्म हाउस की लाइट चली जाती है और फिर कुछ देर बाद खुद ही आ जाती है। कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं। इसी वजह से इस फार्म हाउस को कोई ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखता और बेच देता है। ये सब सुनने के बाद रमेश और विक्रम वहाँ से चले गए। रास्ते में विक्रम ने कहा, रमेश मुझे लगता है ये चौकीदार इसी तरह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर लोगों को डराता है, जिसकी वजह से लोग इस फार्म हाउस को बेचकर चले जाते हैं। जिसके जवाब में रमेश ने हाँ में गर्दन हिलाई।
रमेश ने सोचा जिससे मैंने ये फार्म हाउस खरीदा है उसी से असल हकीकत मालूम की जाए। लेकिन जब रमेश इसके घर पहुंचा तब तक वो मुल्क छोड़ के जा चुका था। अगले दिन विक्रम ने रमेश से कहा, तू परेशान नहीं हो, मैं आज रात में 10 मजदूर लेकर आता हूँ। वो 2-3 रात के अंदर ही फार्म हाउस का सारा काम मुकम्मल कर देंगे। रमेश ने कहा, ठीक है, तुम रात में मजदूर ले आना। रात को करीब 10 बजे विक्रम 10 मजदूर लेकर फार्म हाउस पर पहुंचा। रमेश विक्रम का ही इंतजार कर रहा था। रमेश ने तमाम मजदूरों को काम समझा दिया और विक्रम के साथ फार्म हाउस के गार्डन में आकर बैठ गया। सारे मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। रात के 2 बजे थे कि अचानक फार्म हाउस की सारी लाइटें बंद हो गईं। ये देखकर सारे मजदूर घबरा गए। फिर कुछ देर बाद लाइट आ गई और लाइट आते ही किसी के जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आने लगी और साथ ही फार्म हाउस के तमाम बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए। इनमें से एक मजदूर जो दीवार के साथ ही बैठा था, अचानक उसे किसी ने कान से पकड़ा और हवा में उठा लिया। सारे मजदूरों ने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की पर उसे नीचे नहीं उतार पाए। वो मजदूर दर्द से चीख रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर रमेश, विक्रम और चौकीदार भी फार्म हाउस के दरवाजे के पास आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फार्म हाउस का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो मजदूर ज़मीन पर आ गिरा पर उसका कान अभी भी हवा में ही था। गिरते ही वो मजदूर बेहोश हो गया। उसका बहुत खून बह रहा था। सब लोगों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वाक़ये के बाद रमेश ने इस फार्म हाउस को ताला लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेरी ये हॉन्टेड फार्म हाउस की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।